बोकारो दिन भर में आज पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय के गाड़ी पर हमला, बाल बाल बचे पूर्व सांसद। बताएंगे पूरी घटना बस कुछ ही देर में। भाषा को लेकर बोकारो में चल रहा आंदोलन रविवार को दिखा एक अलग रूप में। स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर करीब 40 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, बोकारो दिन भर में आपका स्वागत है। मैं अजय राज। पिछले 48 घंटों में बोकारो जिले में बहुत कुछ हुआ। खबरों में शामिल होंगी संपत्ति के लालच में इंसान दरिंदा बन सकता है, दोहरे हत्याकांड के वजहों के खुलासे से हुआ साबित। देंगे पूरी जानकारी। आग तापने जैसी मामूली बात पर विवाद में युवक की जान चली गई, इसकी भी बात करेंगे। 2 बाइक के टक्कर में युवक की मौत, खबरों में यह भी होगी। ओमिक्रॉन और कोरोना की भी बात करेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। संसद का बजट सत्र सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को साल 2022-23 का आम बजट संसद में पेश करेंगी। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। आर्थिक समीक्षा केंद्रीय बजट से पहले पेश की जाती है और इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति का लेखा जोखा होता है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 से 8.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों और रोड शो पर लगी रोक को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है। स्पेन के राफेल नडाल ने रूस के दानिल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीत लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल में जीत के साथ ही नडाल ने 21 ग्रैंड स्लैम जीतने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 813 अंक बढ़ी और निफ्टी 237 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 100 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का कीमत भी 100 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर होती दिख रही है। नए संक्रमितों की तुलना में 3 गुना ज्यादा मरीज कोरोना को हरा पाने में सक्षम हो रहे हैं। इसलिए विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में जल्द ही एक्टिव मामलों में अच्छी खासी कमी देखने को मिलेगी। झारखंड में फरवरी के दूसरे हफ्ते से स्कूल के फिर से खुलने की संभावना बन रही है। राज्य शिक्षा मंत्रालय स्कूल खोलने की तैयारी में जुट गया है। हालांकि स्कूल रीओपनिंग के बाबत अंतिम निर्णय आपदा विभाग की बैठक में ही लिया जाना है। झारखंड में फरवरी के पहले हफ्ते में मौसम के बदलने की संभावना है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जारी बर्फबारी की वजह से शीतलहर झेल रहे झारखंड वासियों को 2 फरवरी से बारिश से भी मुलाकात का अनुमान है। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। धनबाद और बोकारो में मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान रविवार को पूर्व सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय के गाड़ी पर हमला हुआ। इसके पूर्व सांसद बाल बाल बच गए। उनके गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, साथ ही साथ उनके बॉडीगार्ड पर भी हमले की कोशिश की गई। पूर्व सांसद के गाड़ी पर लगे झंडे को उखाड़ने के साथ नेम प्लेट को भी उखाड़ फेंका गया। किसी तरह उनकी गाड़ी को बैक गियर में कुछ दूर चलाकर वहां से निकाला गया और फिर पूर्व सांसद ने चास मुफस्सिल थाने में शरण ली। जानकारी के अनुसार रविंद्र राय रांची से धनबाद किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। तब चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिश्रा पेट्रोल पंप के पास मानव श्रृंखला के लिए जमी भीड़ में से लोगों ने उनके गाड़ी की तोड़फोड़ की। रविंद्र राय ने कहा कि उस दौरान उनके साथ कुछ भी हो सकता था। वहीं चास एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई की जाएगी।
वो जानबूझ के चाहते थे कि कोई न्यूसेंस ऐसा हो जाए जिससे कि हमारा न्यूज़ वैल्यू बढ़ जाए या लोगों में चर्चा बने। तो ये तो कहिए कि मैं किसी तरह से, मेरा ड्राइवर ने काम किया और अंगरक्षकों ने मुश्किल से गाड़ी पीछे लौटाई, वो पीछा भी किए। शायद यदि हम 10 मिनट और रुक जाते, 5 मिनट, तो गाड़ी तोड़फोड़ के बाद शायद उसमें आग लगाने की भी तैयारी वो कर रहे थे। चालक के साथ धक्का मुक्की मारपीट, चालक के साथ धक्का मुक्की हुआ, मेरे दोनों अंगरक्षक के साथ धक्का मुक्की हुआ। कोशिश मेरे साथ भी कर रहे थे, शीशा तोड़ा भी हो हाथ चलाने के लिए, लेकिन तब तक लोगों ने उस भीड़ में से 1-2 लोगों ने रोका और हमारे अंगरक्षकों ने रोका। मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ था इधर चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में, तो उसी क्रम में ये धनबाद और चास मुफस्सिल के बॉर्डर के समीप इनके गाड़ी को कुछ उपद्रवी तत्वों ने तोड़ा है। वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और इसमें अग्रतर कानूनी कार्रवाई उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाषा को लेकर बोकारो में चल रहा आंदोलन रविवार को अलग रूप में दिखा, जब स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर करीब 40 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। धनबाद के महोदा मोड़ के विनोद बिहारी महतो चौक से बोकारो के पुरलिया रोड स्थित नागेन मोड़ चौक तक यह मानव श्रृंखला में स्थानीय लोग शामिल हुए। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना था कि बोकारो और धनबाद में झारखंड सरकार ने जिस तरीके से स्थानीय भाषा में मगही, भोजपुरी और अंगिका को जोड़ा है, उसका वे विरोध करते हैं। उन्होंने झारखंड सरकार से इसे जल्द से जल्द वापस लेने का अपील करते हुए कहा है कि वापस नहीं किए जाने की स्थिति में इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी को बर्बाद करने पे तुली है। यह राज्य सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा भोजपुरी, मगही और अंगिका को धनबाद व बोकारो क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दे दी है। और यह अगर सर्वे के हिसाब से भी अगर दिया जाता तो यहाँ पे वैसे बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। यह वोट बैंक के ध्रुवीकरण के हेतु क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी, मगही और अंगिका को राज्य क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और यह भाषा हमारी संस्कृति को पूरी तरह खत्म कर देगी। इसीलिए आज नगेन मोड़ बोकारो से महोदा मोड़ धनबाद तक 50 किलोमीटर की झारखंड की एकता, झारखंडी भाइयों के द्वारा एक मानव श्रृंखला का आयोजन कर हम झारखंड सरकार के जो निर्णय है उसके विरुद्ध हम अपना आक्रोश दर्ज कर रहे हैं। सरकार से मेरा निवेदन है कि अपना जो वो आवाज जो बोले उसको रिटर्न ले ले, वरना ये तो हम लोग का सैंपल है, ये कास्टिंग है, पिक्चर पूरा बाकी है। हालांकि यह आंदोलन उस वक्त अप्रिय रूप ले लिया जब पूर्व सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय के गाड़ी पर हमला हुआ। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बोकारो जिले में कोरोना के रफ्तार की बात कर लेते हैं। रविवार को आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार शनिवार और रविवार के बीच 24 घंटों में बोकारो जिले में 38 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और जिले में गुरुवार को एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या घटकर 315 रही और उस दिन बोकारो में 44 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। पर कोरोना की कम होती रफ्तार से कोई भी निष्कर्ष निकालना घातक हो सकता है और हमें लापरवाह होने की हमें जरा भी गुंजाइश नहीं। हमें कोरोना नियमों का पालन करते हुए अगर वैक्सीन न लगा हो तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना है। संपत्ति की लालच में इंसान किस कदर दरिंदा बन सकता है, इसका ताज़ा उदाहरण रविवार शाम देखने को तब मिला जब बोकारो पुलिस ने हाल ही में हुए एक दोहरे हत्याकांड के वजहों का खुलासा किया। पुलिस की माने तो चास मुफस्सिल थाना के बिजुलिया गांव में जनवरी 4 और 5 की रात को रिश्तों का ऐसा कत्ल हुआ जिसमें संपत्ति के लालच में अंधे एक युवक ने न सिर्फ सगे चाचा का बेरहमी से कत्ल किया बल्कि घटना के एक चश्मदीद को भी मौत के घाट उतार दिया। चास एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह के अनुसार आरोपी दिनेश कुमार का अपने चाचा अरुण कुमार से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था और इसकी वजह से 4 जनवरी की रात दिनेश ने अरुण कुमार की हत्या कर दी और अरुण कुमार के पास सो रहे फटिक धीवर ने उसकी इस करतूत को देख लिया था, इसलिए उसने फटिक धीवर को भी मार डाला। इतना ही नहीं, कानून से बचने के लिए दिनेश ने अपने आप को पागल साबित करने के लिए रांची से पागलपन का एक सर्टिफिकेट बनवाने के चक्कर में भी लग गया
और अपने आप को पाक साफ साबित करते रहने के लिए हत्या के बाद लूटी गई रकम को अपने उन्हीं चाचा के श्राद्ध कार्य में मदद के लिए भी परिवार को भिजवाया। हालांकि उसका यह खेल ज़्यादा दिन नहीं चल सका और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने घटना के इस्तेमाल हुए हथियार को भी बरामद कर लिया है। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बिजुलिया गांव में दिनांक 4 और 5 के मध्य रात्रि को 2 व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में चास मुफस्सिल थाना कांड संख्या 3/22 दर्ज किया गया था। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में इस कांड का उद्भेदन कर लिया गया है और इस कांड में जो मृतक है उनका अपना भतीजा संपत्ति विवाद और निजी कारणों से उनका हत्या किया था। हत्या करने के क्रम में जो दूसरा व्यक्ति फटीक धीवर था वो जाग गया था और उसने कहा कि मैं पुलिस को सूचना दे दूंगा, इसलिए उसकी भी हत्या इसके द्वारा कर दी गई थी। अभियुक्त जो है दिनेश महाथा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो घटना में प्रयुक्त सामान था उसको भी बरामद कर लिया गया। हाँ, बेसिकली संपत्ति का विवाद था, पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था। जो मृतक था उसने अपने बेटे का नौकरी पानी टंकी में लगवा दिया था और इसी बात का इसको आक्रोश था और इसने घटना करने के बाद बचने का भी काफ़ी प्रयास किया। इसने मनोचिकित्सक से दिखा करके अपना एक सर्टिफिकेट भी पागल का बनाने का प्रयास किया था, असफल प्रयास किया। पूछताछ के क्रम में ये निरंतर रूप से अपना बयान बदल रहे थे और कड़ाई से पूछताछ में फिर इन्होंने सारी बातें कबूल ली। ये अकेले इस घटना को अंजाम दिए हैं और जो घटना में जो इसने पैसा वहाँ से उठाया था वो पैसा फिर उसी मृतक के श्राद्ध में उस पैसे को अपने परिवार के द्वारा दिलवा दिया गया था। चास के यदुवंश नगर में रविवार शाम आग तापने जैसे मामूली बात पर हुआ विवाद कथित तौर पर चाकूबाजी में तब्दील हो गया, जिसमें एक युवक की जान चली गई। जानकारी के अनुसार चाकूबाजी में घायल मोनू को घटना के बाद सदर अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर तत्परता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। वहीं चास पुलिस ने घटना के संबंध में कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। घटना में घायल अन्य लोगों का इलाज भी सदर अस्पताल में किया गया। अच्छा सर हमको बोल रहा है कौन जगह करा था उससे झगड़ा सर हम देखे नहीं सर, अंधेरा में हम पार हो रहे थे सर। क्या हुआ है? जदवंश नगर तो दूसरा होगा सर, उधर देखवाइए। हाँ जेहरा में हम पार हो रहे थे यदुवंश नगर से जेहरा में, तो वहाँ पे सब रहता है, लड़का लोग मोहल्ला का बच्चा लोग बैठता उठता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ ये हमको मालूम नहीं सर, झगड़ा वहाँ पे हो गया एकाएक, ठीक ना, तो पूरा अंधेरा हो गया और झगड़ा वहाँ पे चालू हो गया, ठीक ना। हमको लगा कि चलो गुस्सा में कुछ ये लोग कर रहा होगा है, तो हम गए बीच में, का हुआ तब तले सर मारा जब चला के, तो हम ऐसे ठेलने गए तो फटाक से चाकू लग गया सर, माथा में मार दिया सर। 3-4 लड़का आग ताप रहा था, उसी में आपस में झगड़ा किया है और चाकूबाजी में एक हत्या हो गया, जिसका जो मरा है उसका नाम मोनू है। वो मार पीट करने वाला में ही वो एक्यूज पक्ष है जिसको घायल। अभी वही सब बता रहे हैं, अभी डिटेल बात नहीं हुई है, बात होगी, फर्द बयान और वगैरह सब होगा तब आगे बताएंगे। हम लोग तो तुरंत सूचना मिली है, पहुंचे हैं, इंजरी काट के भेजे भी थे, लेकिन इसकी सूचना मोनू की नहीं थी। यहाँ आने के बाद पता चला कि उसको इधर से ही हॉस्पिटल ले आया। बोकारो के जरेडी में सराय विंध्या के पिपरा मोड़ के पास रविवार शाम 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरह से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के जयपुर थाना के डमरू गांव का रहने वाला रामेश्वर कर्मकार को दुर्घटना के बाद बोकारो सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जख्मी सुरेंद्र कर्मकार की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। सराय विंध्या जो पिपरा मोड़ है ना, उसी जगह ये दुर्घटना हुआ है। 3 आदमी हैं, 2 डामरू के हैं, जो आशा बिहार के सामने, जो बंगाल बॉर्डर के सामने पड़ता है। बैंक इंश्योरेंस स्पोर्ट्स एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विश्व महासमापन सह समिति का गठन कल रविवार को सरस्वती विद्या मंदिर सेक्टर 3 में हुआ।
कार्यक्रम में बैंक और इंश्योरेंस के कर्मचारियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही स्वागत गान से कार्यक्रम शुरू की गई और नई कमेटी का गठन भी किया गया। बिस्को की स्थापना 20 नवंबर 1983 को हुई थी। 20 नवंबर से लेकर के 1 माह तक हम लोग लगातार हर संडे को कोई न कोई कार्यक्रम करते हैं, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 100 से नीचे की संख्या में हम लोग बुला करके सबों को खबर नहीं किया गया। जो प्रतिनिधि थे केवल हर शाखाओं में, उनको बुला करके, और आज का ये हमारा कार्यक्रम है जिसमें नई समिति का गठन होगा और 2022-24 के लिए जो हमारी समिति बनेगी उसका गठन होगा, उसकी दिशा तय की। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे नितेश कुमार तिवारी द्वारा किया गया है, जिन्होंने 28 जनवरी को बोकारो दिन भर कार्यक्रम में बोकारो टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर यह कमेंट किया था। उन्होंने कहा है कि सर नमस्ते, मैं उत्तराखंड में नौकरी करता हूं। आपके माध्यम से बोकारो का न्यूज देखता हूं। सर कृपया बताइए, बोकारो चास में ज़मीन का रजिस्ट्री कब से शुरू होगा? अभी तो नहीं हो रहा है। नितेश जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें यह जानकर खुशी हुई कि हमारे जरिए से उत्तराखंड से भी आप तक बोकारो की खबरें पहुंच रही है और बोकारो से रह रहे बोकारो वासियों के उम्मीद पर हम खरे उतर रहे हैं। जहां तक आपके सवाल की बात है कि बोकारो चास में ज़मीन की रजिस्ट्री कब से शुरू होगी, तो मैं आपको बताऊं कि रजिस्ट्री दफ्तर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31 जनवरी यानी कि आज से रजिस्ट्री फिर से शुरू होनी है। आप इस बाबत और जानकारी इकट्ठा कर उस और कदम उठा सकते हैं। अपने सवाल, सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर आपका धन्यवाद। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।